हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा 24/7 के चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूं द मोस्ट डिमांडेड वीडियो फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, दैट इज वन शॉट ऑफ कोनिक सेक्शंस। मेरे को पता है यार, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप लोगों के इंटरनल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है। और वहीं अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा कोनिक सेक्शंस एक्चुअली अलग अलग चैप्टर्स की तरह पढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को सर्कल्स पढ़ाया जाएगा, फिर पैराबोला पढ़ाया जाएगा, फिर एलिप्स पढ़ाया जाएगा, फिर हाइपरबोला पढ़ाया जाएगा। तो बहुत वास्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, लेकिन हम लोग उतने ज़्यादा वास्ट तरीके से नहीं कवर करेंगे चीज़ें। तो ये जो लेक्चर रहने वाला है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है कि आप लोग अपने स्कूल एग्जाम्स में फोड़ कर आओ और हर क्वेश्चन को बना पाओ। तो चलो यार, चालू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार कोनिक सेक्शंस है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में समझते हैं। और जब ये वर्ड आ जाता है बेटा कोनिक सेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोन तो हमको पता चल ही रहा है यार। कोन के बारे में तो हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी पढ़ा था, तो हमको पता है कि यार कोन कैसा दिखता है। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक कोन इमेजिन करने की ट्राई करवाता हूं। आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना और बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यार देखो, हमने क्या किया, हमने ना एक लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एल, ठीक है। और इस लाइन को बोल दिया गया एक्सिस। फिर हमने एक लाइन ली जो कि इस लाइन एक्सिस वाली लाइन से एट एन एंगल अल्फा इंक्लाइंड है, और इस लाइन को हमने कुछ यार एम नाम दे दिया, और इसी नाम को हमने एक दूसरा नाम भी दे दिया, जनरेटर। मतलब इस इंक्लाइंड वाली लाइन को यूज करके हम लोग कुछ जनरेट करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। अब मैं आप लोगों को एक कंडीशन दे रहा हूं कि जो ये लाइन है, जो कि ये अल्फा एंगल पे है विद द एक्सिस वाली लाइन, ये आप एंगल चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस लाइन को कैसे घुमाओगे बताओ, आप ये जनरेटर लाइन को कैसे घुमाओगे? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अल्फा शुड रिमेन कांस्टेंट, तो आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे और आप लोग सोचोगे सर कि अगर मैं इसको प्लेन में ऐसे घुमाऊंगा तो सर अल्फा में तो वेरिएशन आएगा। तो प्लेन में नहीं घुमा सकता, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं? देखो ध्यान से देखना मेरे हाथ को, ठीक है। क्या किया मैंने, ऐसे घुमा दिया, ऐसे। तो ऊपर भी एक कोन बनेगा और नीचे भी एक कोन बनेगा, ऐसे टाइप की शेप आएगी। देखो ऐसे टाइप की शेप आएगी। समझ आ रहा है सभी को? आप लोगों को दिख रहा है कि जब मैंने इस लाइन को, जनरेटर लाइन को घुमाया इस तरीके से कि मेरा अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, तो ऊपर भी एक कोन जनरेट कर पा रहा हूं मैं और नीचे भी एक कोन जनरेट कर पा रहा हूं। इसको आप सिंपल वर्ड्स में डबल कोन बोलते हो, या फिर अगर मैं एग्जैक्ट टर्म की बात करूं तो इसको बोला जाता है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कोन का प्लेन से इंटरसेक्शन देखेंगे किस किस तरीके से हो सकता है, और वहां से हम लोगों को कुछ स्पेशल शेप्स मिलेंगे। देखो ये हम लोगों को एक डबल कोन मिल गया, एक कोनिक फिगर मिल गई, और अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे विद प्लेन्स एट डिफरेंट एंगल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ डिफरेंट हम लोगों को इंटरसेक्शंस मिलेंगी, कुछ डिफरेंट शेप्स मिलेंगी। उन्हीं शेप्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, हेंस द नेम कोनिक सेक्शंस। कि आप लोग इस कोन में से कुछ सेक्शंस निकालते चले जा रहे हो, उनकी शेप को एनालाइज कर रहे हो, और वो शेप्स निकल कैसे रही हैं जब आप इस कोन का क्या कर रहे हो, एक प्लेन के साथ इंटरसेक्शन चेक कर रहे हो अलग अलग तरीकों से। ध्यान से देखेंगे अभी समझ आएगा आपको। देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि हमने एक कोन ले लिया, वही अपना डबल कोन ले लिया, और अब एक प्लेन भी आ गया पिक्चर में। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने इस प्लेन को ऊपर वाले कोन पे ही क्यों इंटरसेक्ट करवाया है, उसी का ही क्यों आप देख रहे हो? तो मैं बोलूंगा बेटा आप नीचे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी देख लो। लेकिन अगर आपको सेम प्लेन को ऊपर भी इंटरसेक्ट करवाना है, नीचे भी इंटरसेक्ट कराना है, तो आपको एंगल बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। उस पर भी आऊंगा। तो आप लोग प्लेन का इंटरसेक्शन विद दिस कोन कैसे कैसे करवा सकते हो बेटा? या तो आप ऊपर वाले साइड से कटवा दो, या तो आप नीचे वाली साइड से इंटरसेक्शन करा दो, और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, यहां से भी आपका प्लेन गुजर सकता है। जो ये वाला पॉइंट है ना बेटा, इसको बोला जाता है वर्टेक्स।
क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ये हो गया ऊपर वाला हो गया हमारा अपर कोन, नीचे वाला हो गया हमारा लोअर कोन, और ये जो एंगल अल्फा है ये क्या है, ये आपकी एक्सिस लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल है। और ये बीटा क्या है बेटा, जो आपका ये प्लेन इस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा उसको मैंने बीटा बोल दिया। अब देखते हैं कौन कौन से स्पेशल शेप्स निकलेंगे और कौन कौन से स्पेशल केसेस निकलेंगे। अगर मैं अपने प्लेन को, देखो अब ये नीचे तो काट ही नहीं सकता ना, अगर आप अपने प्लेन को इस तरीके से रखोगे, मतलब आप लोगों ने बीटा को क्या कर दिया बेटा, 90 डिग्री कर दिया। बीटा क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया ना। देखो आपका प्लेन कैसा है, देखो ध्यान से देखना, आपका प्लेन ऐसा है, ऐसा। तो व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप लोगों को शेप कैसी दिख रही है, देखो आप लोगों को दिख रहा है कि चाहिए यहां होता, यहां होता, ये ऐसी एक खूबसूरत सी बड़ी सिमेट्रिकल शेप को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब इस प्लेन और इस अपर वाले कोन में जो इंटरसेक्शन दिख रहा है वो किस टाइप का दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है। तो हमको ये समझ आया कि सर जब हमारा प्लेन का इंटरसेक्शन ऐसे होगा कि कोन के साथ, मतलब व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमको क्या शेप मिलती है बेटा, कौन सा कोनिक सेक्शन मिलता है, सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्रोसेस क्या है। अब हम इस बीटा को क्या करते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, देखो प्रोसेस क्या है, यहां से चालू करा, अब इसको मैं ऐसे 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 टिल्ट करता चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे टिल्ट करूंगा तो अब बीटा 90 डिग्री से क्या होगा बेटा, प्लेन मेरा अब ऐसे जाएगा। बीटा 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बीटा 90 डिग्री से कम होगा। तो देखो ये आपका सेकंड केस है, जब आपका बीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, और हमने किस तरीके से इसको टिल्ट किया है, इतना टिल्ट किया है कि अभी अल्फा इससे बड़ा है। अब ये कैसे पता चलेगा बेटा, अब देखो यहां पर आप लोग पढ़कर आए हुए हो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आपकी ये वाली लाइन और ये वाला प्लेन पैरेलल हो जाएगा तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका ये प्लेन ऐसा हो जाए, ऐसा, तो आपके अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे जब। लेकिन अभी पैरेलल नहीं है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि आपने बीटा को कम किया, लेकिन अभी भी वो अल्फा से बड़ा है, अभी भी वो अल्फा से बड़ा है। तो ये है हमारा केस 2। इस वाले केस में देखो आप लोग को क्या मिल रहा है, थोड़ा अभी भी आपको सर्कल वाली फील आ रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली सर्कल नहीं है बेटा, ये एलिप्स है। ठीक है, सर्कल ना इसका स्पेशल केस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने वाले टाइम में जब हम लोग एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको केस 2 समझ आ गया कि सर जब हमने बीटा को 90 डिग्री से थोड़ा सा कम किया, मतलब बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, लेकिन अभी भी अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, अल्फा क्या है, छोटा है अभी भी बीटा से। तो हमको क्या केस मिलता है बेटा, कौन सा स्पेशल केस मिलता है, स्पेशल शेप मिलती है, एलिप्स की स्पेशल शेप मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे मैं और चलूं तो अब देखो मैंने क्या किया बेटा, इसको और टिल्ट कर दिया, इस तरीके से टिल्ट कर दिया कि आपको दिख रहा है ये और ये पैरेलल है। तो अब आपका अल्फा और बीटा क्या हो गया है बेटा, बराबर हो गया है, अल्फा और बीटा बराबर हो गया है। जब ऐसा हो जाएगा, जब आपको पैरेलल दिखेगा, तो देखो ये वाली शेप, ये वाली शेप, ऐसी शेप आप लोग पढ़कर आए वो क्लास 10th में, पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता था। तो जब हम लोग इस वाले केस में आते हैं, मतलब केस 3 में, सबसे पहले कहां से चालू किया बेटा, यहां से, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर थोड़ा सा और झुका, इतना मैंने टिल्ट किया बीटा को कि बेटा अभी भी वो अल्फा से क्या था, बड़ा था। तो मेरे को सेकंड केस कौन सा मिला, एलिप्स का। फिर मैंने थोड़ा सा इसको और टिल्ट किया, इस तरीके से टिल्ट किया कि बीटा और अल्फा बराबर हो गए, इस केस में मेरे को मिला पैराबोला। तो अब तुमको पता है नेक्स्ट केस क्या होगा, अब तुम्हारा अल्फा बड़ा हो जाएगा और बीटा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो, और देखो जब ये और ज्यादा टिल्ट करूंगा तो क्या बेटा, अब ऊपर और नीचे वाले कोन में दोनों में इसका इंटरसेक्शन आएगा। देखो, तो ये इकलौता ऐसा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर प्लेन आपके अपर पोर्शन में भी और लोअर पोर्शन में दोनों जगह इंटरसेक्शन देता है। ये सिर्फ एक बारी पॉसिबल है जब आपका अल्फा बीटा से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, जब आपका अल्फा क्या हो जाए बेटा, बीटा से बड़ा हो जाए। द प्लेन कट थ्रू बोथ द नैप्स एंड द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला। इसलिए बोला जाता है, जब भी हाइपरबोला बनाते हो, याद है ना, था 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 था, क्यों बनाते हो पेयर में, अब समझ आया, अब समझ आया। ठीक है, तो ये था बेसिक
डेफिनेशन अबाउट कोनिक सेक्शंस की, हम लोग कैसे कोनिक्स को विजुअलाइज करते हैं, कैसे हम लोग ये डबल नैप्ड कोन के साथ प्लेन का इंटरसेक्शन कराते हैं, तो कौन सा केस कब मिलता है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी बेटा कि आप लोग अपने प्लेन का इंटरसेक्शन अपर वाले पोर्शन से लोअर वाले पोर्शन से भी करा सकते हो, लेकिन एक और चीज़ बताई थी, जब आप वर्टेक्स से करा सकते हो। अभी तक हमने वर्टेक्स वाली बात करी नहीं है। तो जब आप वर्टेक्स पे देखते हो ना अपने प्लेन्स का इंटरसेक्शन, तो उसको बोला जाता है डीजनरेटेड केस। ठीक है, क्या बोला जाता है? डीजनरेटेड केसेस। तो अब आप लोग इमेजिन करना एक एक करके, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहां पर अगर ये वाला प्लेन में ऐसे थोड़ा सा नीचे करके वर्टेक्स से गुजरवा दूं, तो आप लोगों को क्या एक बिंदु दिख रही है? क्या दिख रही है? एक बिंदु दिख रही है। तो सर्कल का डीजनरेटेड केस क्या हो जाएगा बेटा? एक पॉइंट। क्या हो जाएगा? सिंगल पॉइंट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस वाले केस में अगर मैं यहां पर आ जाऊं दोबारा से, इस वाले को आप यहां पे ले आओ, ऐसे ही उठा के नीचे ले आओ, तो आपको अभी भी दिख रहा है कि सर बिंदु टाइप की ही फीलिंग आ रही है। फिर अगर मैं आता हूं पैराबोला वाले केस में, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करके यहां ले आऊं, तो क्या आपको लाइन दिख रही है? एक क्या दिख रहा है? जो इंटरसेक्शन है इस प्लेन का और इस कोन का, क्या वो एक लाइन हो जाएगा? तो पैराबोला का डीजनरेटेड केस क्या है? लाइन है। ऐसे ही अब ये आप लोगों का टास्क है, ताकि आप लोगों की विजुअलाइजेशन बेटर हो। जब इसको मैं वर्टेक्स पे लाके खड़ा कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? और ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप लोग सोच के एक बारी अपना आंसर वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो भाई आपने समझ लिया कि भाई सबसे पहले हम लोगों को सर्कल पढ़ाया है सर ने। ठीक है, सबसे पहले कौन सी शेप समझी है हमने? सर्कल समझी है। तो सर्कल हम लोग क्योंकि यार 9th और 10th में भी पढ़कर आए हैं, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती समझने में। हम लोगों को जहां दिक्कत होती है वो होती है पैराबोला का भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा होता है। बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है एलिप्स के साथ और हाइपरबोला के साथ। ठीक है, देखो एलिप्स और हाइपरबोला अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगेन बेटा बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन हम लोग जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, और आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो स्कूल में आए और आप लोग ना कर पाओ। तो सर्कल क्या है बेटा? सर्कल और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एज अ कोनिक सेक्शन हम लोगों ने इसको देख लिया कि ये कैसे बनता है। लेकिन सर्कल क्या है बेटा? सर्कल एक ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन है, एक ऐसे स्पेशल पॉइंट्स की कलेक्शन है, जिसका अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस देखोगे ना, तो हमेशा वो कांस्टेंट मिलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले, मैंने जब आपको स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ाया था, तो मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था, लोकस। लोकस क्या है बेटा? लोकस और कुछ नहीं है, आप एक वेरिएबल पॉइंट को पकड़ते हो। वेरिएबल पॉइंट का मतलब ऐसा जो कि मूव कर सके। ठीक है, जो कि मूव कर सके। ये वेरिएबल पॉइंट जो है अंडर सर्टेन कंडीशंस मूव करता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या करता है बेटा? मूव करता है। और जब आप इन कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन बना देते हो, तो उसको ही बोला जाता है लोकस की इक्वेशन। तो अब सर्कल को आराम से समझना कि हमने एक क्या किया बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट ये ले लिया जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और एक हमने मूविंग पॉइंट ले लिया जो कि वैरी कर सकता है, वेरिएबल है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसे मेरा वैरी कर सकता है, लेकिन अंडर व्हाट कंडीशंस ये वैरी करेगा, मैंने इसको एक बढ़िया सा एक मान लो आपकी ये एक रूल को वायलेट नहीं कर सकता है कि हमेशा एट अ आर डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये घूमेगा भी तो इस तरीके से घूमेगा। तो ये घूम के जो पाथ को ट्रेस कर रहा है, ये घूम के जो ये पाथ को ट्रेस कर रहा है, ये है मेरा सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। और जो ये पॉइंट की मूवमेंट की अंडर दिस कंडीशन जो मैं इक्वेशन निकालूंगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर्कल क्या है? सर्कल और कुछ नहीं है, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक बराबर के डिस्टेंस पे रहें, फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहें। तो ऐसे आप जब सारे के सारे पॉइंट्स को ट्रेस करते हो, कलेक्ट करते हो, उनका पाथ देखते हो, तो आपको सर्कुलर पाथ मिलता है। इसी को बोला जाता है सर्कुलर शेप। और जब आप इस मूविंग पॉइंट की इक्वेशन निकालते हो,
अंडर दिस कंडीशन कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, उसको क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ध्यान से समझो बेटा कि कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस फिक्स्ड पॉइंट को बोल दूं कि h कॉमा k है, ठीक है, सेंटर पॉइंट मेरा क्या आ गया? h कॉमा k आ गया, और ये हो गया बेटा मेरा मूविंग पॉइंट। क्या हो गया? मेरा मूविंग पॉइंट। मतलब आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो कि सर ये वो पॉइंट है जिस पे कंडीशन लगाई गई है। एक तरीके से लोकस के क्वेश्चन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन क्या है? अगर मैं इसको O बोल दूं तो कंडीशन ये है कि OP क्या है बेटा? R के बराबर है। OP क्या है? R के बराबर है। तो अब आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अगर एक्स वाई और एच के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो बेटा आप लोग बोलोगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये लिख दिया। तो ये है आपके सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, जहां पे सेंटर कहां है बेटा? h कॉमा के पे, और रेडियस क्या है? r। रेडियस क्या है? r। ध्यान रखना, देखो h कॉमा के है तो x माइनस एच और y माइनस के है। अगर यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिख जाए कि x प्लस एच स्क्वायर बन रहा है तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो इसको अपने जहन में बिठा लो अच्छे से। अब अगर बेटा मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊं, अगर आगे स्लाइड है मेरे पास तो चलो आप लोगों को अगर एक स्पेशल केस बताऊं, यहां पर एक काम करता हूं, एक स्लाइड को ऐड कर देता हूं। एक स्पेशल केस होता है हमारा सर्कल का, सबसे सिंपलेस्ट केस होता है जहां पर हमारा सर्कल का जो सेंटर होता है वो एट ओरिजिन होता है। ठीक है, एट ओरिजिन, दैट इज 0,0। तो h कॉमा के क्या हो गया बेटा? 0,0 हो गया। अगर मैं इसको r बोल दूं तो इसकी मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस एच, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक ऐसा सर्कल है दैट इज सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ रेडियस 3, फटाफट से इक्वेशन बताओ। तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9। मैं बोलूंगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका सेंटर बताओ और इसका रेडियस बताओ। तो सेंटर देखोगे तो आपको पता चलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब h कॉमा के ऑब्वियस सी बात है 0 0 है, तो सेंटर सर ओरिजिन पे है, और रेडियस यहां से अंडर रूट करके पता चल जाएगा 2। क्लियर कहानी? बातें इतनी सबको समझ आ गई? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे बेटा पैराबोला पे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4। तो यार ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले ना इसको एक बारी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं और फिर मैं आपको इक्वेशन बनाना भी सिखा दूंगा। तो इसका सेंटर कहाँ है बेटा? -3,2। देखो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। वैसे हम लोग ये बिना डायग्राम बनाए भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीख लिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का। वहां पर हम लोग वैसे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि ये मेरा h है बेटा और ये मेरा k है एक तरीके से। तो मेरा फटाफट से कहानी सारी की सारी हो जाएगी, लेकिन उससे बेटर है कि सबसे पहले मैं विजुअलाइज कराऊं आप लोगों को। तो -3,2 कहाँ दिखेगा बेटा? -3 कहीं यहाँ होगा और +2 कहीं यहाँ होगा। तो एक काम करते हैं, -3,2 यहाँ पर मार्क कर देते हैं, -3,2। अब बेटा इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? 4। तो आप लोग इमेजिन करके बताओ, जो भी सर्कल बनेगा क्या वो इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में भी प्रेजेंट होगा? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वाला 3 है और रेडियस मेरा 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नीचे जाएगा। तो और यहां पर भी होगा क्या? यहां पर भी होगा क्या? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल होगा सर, है ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कितना है बेटा? ये कितना है? सॉरी, ये वाला 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट्स नीचे भी होगा, और ये वाला 3 यूनिट्स है तो 1 यूनिट इधर भी होगा। तो आप लोगों को दिख रहा है कि आपके जो सर्कल की फॉर्मेशन होगी ना, एक्चुअली वो कुछ ऐसी सी होगी बेटा। ठीक है, वो कुछ ऐसी सी होगी, वो आपका हर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा थोड़ा थोड़ा सा। ये कैसे पता चला बेटा? जब आपने रेडियस को कंपेयर किया अपने इन डिस्टेंसेस से, तो हमको पता चला कि इस टाइप का कुछ सर्कल बनेगा। अब इक्वेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है बेटा? x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या है -3, तो बेटा h की जगह आप -3 लिखोगे तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस k की जगह क्या लिखोगे 2, तो ये y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस की जगह 4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब वो क्या कर सकता था, आपको ये भी दे सकता था और पूछ सकता था कि सेंटर और रेडियस क्या है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो x के बगल में अब +3 दिख रहा है ना, तो आप लोग इसको क्या करो, उल्टे साइन के साथ उठा लो। y के बगल में क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, माइनस के साथ दिखे तो आप लोग वैसे उठा लो, -2 है तो इसको +2 की तरह उठा लो। मतलब x और y के जो भी बगल में दिख रहा है उसको उल्टा साइन करके उठा लो, बस वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -3,2। समझ आ गई कहानी। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बेटा यहां पर मैं इसको एक बार रीफ्रेम कर देता हूं, ठीक है। x² + y² + 8x + 10y - 8 है, ठीक है। यहां पर ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया। क्लियर कहानी। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को x - h² y - k² टाइप की चीज नहीं दिख रही है, तो हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी ये वाली चीज। तो बेटा सबसे पहले देखो, सारे x वालों को ना एक साथ ले लो, तो आप लोग बोलोगे सर x² + 8x + y² + 10y और कांस्टेंट को भेज दो राइट हैंड साइड में। अब देखो यार, अगर इसको मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, इसको मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, तो मेरे को कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो x² के पास 8x है, तो ये 2ab वाली टर्म बनेगी। अभी मेरे पास b² वाली टर्म मिसिंग है। ये हो गया मेरा a², ये हो गया मेरा 2ab, तो अब मेरे को b² चाहिए। तो आप लोग खुद सोच के बताओ कि b² क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि सर ये जो होगा ना, ये एक्चुअली 2ab, अगर मैं इसको इमेजिन करूंगा तो 2a तो हो गया मेरा x और b यहां पर होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा b हो गया सर 4। देखो जब भी तो 8x बनेगा ना। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पता है कि ये अगर x + 4 का होल स्क्वायर की तरह मैं देखूं तो x² भी है, 8x भी है और +16 इसको चाहिए था, जो मैं दे देता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x² + 8x + 16। ठीक है, क्या हो गया, इससे कंप्लीट हो गया स्क्वायर। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप लोग y² देख रहे हो, 10y देख रहे हो। ये 10y कहां से आया होगा, 2ab वाली टर्म से। तो इसके अकॉर्डिंग b क्या होगा बेटा, 5 होगा। तो अब 5 का स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो y² + 10y + 25। अब ये जो आप लेकर आए हो, बारात में थोड़ा ना लेकर आए हो, है ना। ये जो आप बेटा लेकर आए हो या बारात में थोड़ा ना लेकर आए हो, तो ये आपको दोबारा से लिखना भी पड़ेगा। तो -16 - 25, ये क्या हो गया बेटा, -41 इज इक्वल टू 8। ठीक है, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये क्या बन गया बेटा, x + 4 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा, y + 5 का होल स्क्वायर। और ये 41 + 8 क्या हो गया, 49 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो अब देखो, क्या x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r² का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहां से आप लोगों का h किसके बराबर आएगा, क्या बोला मैंने, जो साइन है उसको उल्टा कर दो। यहां से आपका k किसके बराबर आएगा बेटा, -5। ठीक है, तो आपका जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया बेटा, -4, -5, और आपका रेडियस किसके बराबर हो गया, 7 यूनिट्स के बराबर हो गया। क्वेश्चन समाप्त। क्लियर कहानी। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। तो सर्कल का एक ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग हाइपरबोला पे जाएंगे और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, इनमें टेंशन मत लेना, ठीक है, इंक्लूडेड होंगे। तो चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स whose center lies on the x axis। तो सबसे पहले ना यहां से लेके यहां तक कहानी को समझो, whose center lies on the x axis। तो यार अगर मैं अपनी x axis ऐसे बना लूं, तो आप लोगों से मैं पूछूं कि आप इमेजिन कर पा रहे हो ऐसे सर्कल्स की जिनका सेंटर क्या हो, x axis पे हो। तो आप बोलोगे हाँ सर, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स मैं बना सकता हूं। ये लो,
इनकी खासियत क्या है कि बेटा इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। यही क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अगर सेंटर वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे हर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोग जरा एक ऐसा सा सर्कल इमेजिन करो मेरे साथ जिसका सेंटर ये रहा। तो आपको पता है ना कि बेटा ये किस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, h,0 टाइप का लिख सकता हूं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर आप लोगों को अब मैं इसकी इक्वेशन लिखने को बोलूं तो आप बोलोगे सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस भी उसने दिया हुआ है 5, दैट मीन्स 25। अब आप बोलोगे कि सर अच्छा कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी ये h की वैल्यू तो सर मिसिंग है, अभी भी ये h की वैल्यू तो मिसिंग है। इसके लिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। जो ये सर्कल है बेटा वो 2,3 से पास करता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सर्कल और कुछ नहीं है, ये मूविंग पॉइंट को जब आप मिला देते हो, ट्रेस कर लेते हो इस मूविंग पॉइंट को, वही तो सर्कुलर शेप है। तो जो ये 2,3 है ये मूविंग पॉइंट पे ही तो आया होगा ना कहीं, मतलब इस बाउंड्री पे ये 2,3 होगा। तो मतलब ये जो इक्वेशन है सर्कल की, इसमें अगर मैं 2,3 को डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब 2,3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन सिंपल टर्म्स। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, 2,3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 25। तो 2 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपके पास 2 माइनस एच आ जाएगा किसके बराबर, प्लस माइनस 4 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप लोग h देखोगे, अगर +4 ले लोगे बेटा तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 यानी कि 2 - 4 यानी कि -2, और अगर -4 ले लोगे तो हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है बेटा, बोलो बात, कहानी समझ आ गई। अब एक बार इमेजिन भी कर लो, -2,0 कुछ यहाँ रहा होगा और 6,0 कुछ यहाँ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे दो सर्कल्स आप लोग विजुअलाइज कर पाए हो। चल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट केस की तरफ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप लोगों के जो यूजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पैराबोला और एलिप्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्कल और हाइपरबोला के उतने क्वेश्चंस नहीं देते हैं स्कूल एग्जाम्स में, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न क्या है। लेकिन जितने ही बच्चे पेपर शेयर करते हैं उनका पैराबोला और एलिप्स के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोनिक सेक्शन में। तो अब हम लोग समझते हैं कि पैराबोला है क्या। पैराबोला को एज अ कोनिक सेक्शन तो हमने विजुअलाइज कर लिया कि कब हमको मिलता है पैराबोला, जब हम कोनिक्स की बात करते हैं तो। लेकिन पैराबोला है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पैराबोला बेटा ऐसे पॉइंट से बनता है, पैराबोला ऐसे पॉइंट से बनता है जो कि एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या बोला मैंने, अगर मैं आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दे दूं ये f और एक फिक्स्ड लाइन दे दूं ये l, और बोलूं कि ऐसे पॉइंट्स आप लोग लोकेट करो जो कि इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, तो जब आप ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करके उनसे एक पाथ को ट्रेस करोगे तो आपको एक पैराबोलिक पाथ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, पैराबोलिक पाथ मिलेगा। जैसे यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट्स है P1, P2, P3, ये क्या है बेटा, इस फिक्स्ड पॉइंट से जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और ये फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इन दोनों से ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है बेटा, इक्विडिस्टेंट है। क्या है, इक्विडिस्टेंट है। सो ऐसे सारे सेट ऑफ points in a plane that are equidistant from a fixed line which is known as directrix and a fixed point which is known as focus in the plane. The fixed line is called directrix and the fixed point is known as focus. ठीक है, अब बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो आप लोगों का ये वाली लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और एक तरीके से सिमेट्रिकली डिवाइड करती है आपके पैराबोला को, उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो नॉर्मली एक्सिस। ठीक है, आप लोगों का जो ये मुंह वाला पॉइंट होता है, ठीक है, जो ये मुंह वाला पॉइंट होता है, इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये सबसे नजदीक पॉइंट भी है आपके डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट्रिक्स से सबसे नजदीक पॉइंट भी है।
तो आप लोगों का ये एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन होता है उसको वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। क्लियर? और आप लोगों को डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो समझ आ ही गया है। तो ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं जो पैराबोला के साथ चलती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि यार कितने तरीकों से हम लोग पैराबोला को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखो यार, आप लोगों को एनसीईआरटी के हिसाब से ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़नी है पैराबोला की। बस पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, देखना कैसे आप लोगों को समझ आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का क्या होता है कि जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का क्या क्या कंडीशन होता है कि जो आपकी एक्सिस होती है वो या तो बेटा आपकी एक्स एक्सिस होगी या तो आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस होगी या तो वाई एक्सिस होगी। अगर ये है तो बेटा आपको अपने आप ही पता चल गया कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस होगी। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास have focus on one of the coordinate axis, that means either x axis or y axis, vertex at the origin, very important, and thereby the directrix is parallel to the other coordinate axis. तो अगर आप लोग कुछ स्टैंडर्ड चीजों को विजुअलाइज करना चाहो तो मैं यहां पर ऐसे 4 कोने बना देता हूं। ठीक है, अब एक एक करके फटाफट से इमेजिन करते हैं। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा बना दूं, ठीक है, और मैं अपना जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यहां पे कहीं रखूं, तो आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में ये वाली कंडीशन है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। तो आप लोग कुछ ऐसा मुंह खोल दो इसका। तो ये बेटा अगर फोकस यहां पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और पीछे इतना डिस्टेंस ही डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेटा बोल देता हूं कि ये a,0 है, तो क्या आप मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो? तो आप लोग बोलोगे सर ये और कुछ नहीं है बल्कि x इज इक्वल टू -a है। ठीक है, और हमारा वर्टेक्स कहां है बेटा? 0,0 पे। अब ये इमेजिन कर लिया तो आप लोग बोलोगे सर इसका मुंह आपने राइट हैंड साइड में खोला है, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी तो मुंह खुल सकता है इसका ऐसे। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल खुल सकता है। इस बारी आपका फोकस कहाँ हो गया? यहां से लेफ्ट में हो गया, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी? राइट हैंड साइड में, यहां पर। तो अगर ये -a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा? x इज इक्वल टू +a। अगेन आपका वर्टेक्स एट ओरिजिन। उसके बाद तीसरा केस इमेजिन करो, जो आप बाकी 2 केसेस है ना वो क्लास 10th में पढ़कर आए हुए हो, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड्स पैराबोला। एक ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहां पर हमने एक्स एक्सिस को एक्सिस बनाया था पैराबोला की, और इन 2 केसेस में हम लोग वाई एक्सिस को एक्सिस बना रहे हैं पैराबोला की। तो एक ऐसे और एक ऐसे। इस वाले केस में अब मेरा फोकस कहां होगा? ऊपर की साइड पे होगा, तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? y इज इक्वल टू -a। और इस वाले केस में मेरी डायरेक्ट्रिक्स कहां हो जाएगी बेटा? ऊपर हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स का पता कैसे लगाते हैं बेटा? देखो ये वर्टेक्स वाले पॉइंट पे, वर्टेक्स वाले पॉइंट से फोकस के पास जाओ और वर्टेक्स वाले पॉइंट से फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? कंडीशन लगाया जाता है। जैसे हमने सर्कल में कंडीशन लगाया था वैसे ही बेटा यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहीं पे कोई पॉइंट ले लो x, y, तो वहाँ से आप लोग इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दोगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाती हैं। मैं डायरेक्टली इक्वेशंस लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इक्वेशंस प्रूफ करने को नहीं आएगी, इस पर बस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब ऐसे राइट साइड पे खुलने वाला, जिसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? किसी और पेन से लिखता हूं ताकि अच्छे से चमके। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब ये a क्या है बेटा? फोकस वाला जो पॉइंट है वो है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? y स्क्वायर था, तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चलेगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये क्या है बेटा? x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ध्यान से देखना कि कैसे आप लोग कंफ्यूज, कभी बच्चा बोलेगा कि सर इसको मैं ये लिख दूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरे को याद कैसे रहेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपको आपका पैराबोला ऐसा दिख रहा है
तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या x हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्या x हमेशा पॉजिटिव रहेगा? y आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, x हमेशा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो देखो मतलब y का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि y में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलाउड हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलाउड हैं, लेकिन मेरे को फिर भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो इसलिए यहां पर y स्क्वायर रहता है इस वाले केस में भी। और देखो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यहां पे देखो आप लोग y को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हो, चाहे x में नेगेटिव चाहो चाहे x में पॉजिटिव चाहो, तो इसलिए स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, x के ऊपर आएगा। समझ आ गई कहानी? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मेट ये वाला रहने वाला है या फिर ये वाला रहने वाला है। क्लियर कहानी? या फिर आप इसको एक और तरीके से दिमाग में रख सकते हो, जब आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस होगी तो y स्क्वायर होगा, जब आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगी तो आपका x स्क्वायर होगा। यही चीज एक्चुअली अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलने वाली है। चलो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करी हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को जब इसकी PDF मिले तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो मैंने बोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। इफ द इक्वेशन हैज y स्क्वायर टर्म, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस। अभी बताया सर ने, देखो वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। एंड इफ द इक्वेशन हैज एन x स्क्वायर टर्म, देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है? When the axis of symmetry is along the x-axis, the parabola opens to the right if the coefficient of x is positive, left if the coefficient of x is negative. y square is equal to 4ax and y square is equal to -4ax. तो जब आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऐसे मुंह खुला होगा, जब नेगेटिव होगा तो ऐसे मुंह खुला होगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है इसमें। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, when the axis of symmetry is along the y axis, the parabola opens upwards if the coefficient of y is positive, downwards if the coefficient of y is negative. क्लियर कहानी? डन? चलो थोड़ा सा और आगे चले। अब आते हैं बेटा लेटस रेक्टम पे। आप लोग बोलोगे कि सर सर्कल में तो कुछ लेटस रेक्टम नहीं था, तो लेटस रेक्टम ना अब पैराबोला में भी है, एलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी है। एक सेकेंड दो, बस पानी पी लो। गले की ना ऐसी तैसी हो गई है, लेकिन करना पड़ेगा। चलो, latus rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of symmetry and which passes through the focus. ध्यान से समझो, क्या है बेटा लेटस रेक्टम? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास करेगा, और इसके एंड पॉइंट्स कहाँ होंगे बेटा? आपके पैराबोलिक शेप के ऊपर होंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं एक राइट पैराबोला बनाऊं ऐसे वाला, इसकी इक्वेशन बताओ जल्दी से, फटाफट से इसकी इक्वेशन बताओ। अभी बताइए आपको 2 सेकंड पहले। तो आप लोग बोलोगे सर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, तो मतलब इसमें सर वाई स्क्वायर होगा। तो ये वाई स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। फटाफट से लिखना है बेटा, टाइम नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर कहानी? तो अब आप लोगों को पता है कि सर ये, अब देखो यार इसको प्रूफ मैं ऐसी वर्बली आपको बता देता हूँ क्या होती है लेंथ। देखो इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स आप लोग लोगे तो यहाँ आएगी, अगर ये a यूनिट्स है तो ये a यूनिट्स पीछे होगा। तो अब अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी a ये भी a, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा 2a। अगर ये 2 है तो बेटा फोकस से ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2a। अब आपको पता है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैराबोला अगर ये 2a है बेटा तो ये भी 2a हो जाएगा। तो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गई? लेटस रेक्टम जो कि एक लाइन सेगमेंट ही होता है, इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा? 4a। याद रखना, इन केस ऑफ पैराबोला लेटस रेक्टम किसके बराबर होता है? 4a के बराबर होता है। क्लियर कहानी? कहानी क्लियर? चल अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे, और अब करते हैं पैराबोला की क्वेश्चंस। पैराबोला की थ्योरी इतनी ही थी,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस करते हैं और आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्या कह रहा है पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जरूरी है, ठीक है, समझना जरूरी है, वैसे डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा, लेकिन देखो y स्क्वायर है टर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहने वाली है, x एक्सिस, और मेरा x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब सर कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब बेटा अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को कंपेयर करता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो आप मेरे को बताओ कि a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग बोलोगे 2 आएगी, तो मतलब इसका जो फोकस है वो कहाँ है बेटा, 2,0 पे। अगर मेरा अब ये a की वैल्यू 2 हो गई तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, यहीं से 2 यूनिट्स पीछे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये क्या है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप लोगों ने फोकस बता दिया, एक्सिस आप लोगों ने बता दिया x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी बता दी, लेटेस्ट रेक्टम रह गया, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 4 इंटू ए, दैट मीन्स 8 के बराबर हो जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वही आपका लेटेस्ट रेक्टम है। अगेन ये चीज़ आपने पहले भी ऑब्जर्व कर ली होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला which is symmetric about the y-axis and passes through the point 2, -3। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Find the equation of the parabola which is symmetric about the y-axis। Symmetric about the y-axis का मतलब है बेटा कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, केस दोनों हो सकते हैं, अभी उसने बताया नहीं है कुछ। फिर उसने बोला है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -3। अगर बेटा ये अपवर्ड वाला होता या फिर डाउनवर्ड वाला होता है तो 2, -3 मेरा कहां होता है, जल्दी बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग बोलोगे सर x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आपको ये ऊपर वाला पैराबोला जाते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब यहां से आप लोगों ने ये डिकोड कर लिया कि इट कांट बी दिस, ठीक है, इट कांट बी दिस। अरे यार ये रबड़ ना दूसरी चूज करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि आपका पैराबोला कैसे दिखने वाला है बेटा, ये एक्चुअली डाउनवर्ड्स पैराबोला है। और सर ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब मैं बेटा इसकी जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जब मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होता है तो x स्क्वायर होता है, याद आ रहा है, तो ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का। और अब आपको जब पता है कि ये वाला पॉइंट इस पे लाई करता है तो क्या ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस हो जाएगा इस इक्वेशन का, बस जो अभी सर्कल वाले क्वेश्चन में दिखाया था, तो ये इसमें पुट कर दो, तो x की जगह रखोगे 2, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू -4 इंटू ए, क्योंकि a ही तो एक अननोन है ना, उसके लिए एक ही पॉइंट काफी था, इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12a। तो यहाँ से मेरे a की वैल्यू आएगी बेटा 1/3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन वुड बी x स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 है ना, -4/3। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप लोग ये मत सोचना कि सर ये कैसे लिख दिया, कुछ नहीं किया बेटा, आप लोग इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हो या फिर एक्स स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट भी लिख दोगे तो कोई माइंड नहीं करेगा एग्जामिनर, उसको अभी पता चल जाएगा कि भाई एक एक्स स्क्वायर एक वाई है तो ये पैराबोलिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आप क्वेश्चंस के साथ भी सीखते चले जा रहे हो। चलो तो बेटा देखो ये ना थोड़ा सा अलग सवाल है, ऐसे सवाल ना आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल लिया है ताकि आप थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ा पाओ, थोड़ा सा एक्सपैंड कर पाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्कूल में जहाँ पे वो हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बेटा क्या टाइम, कितना टाइम हो गया, वन शॉट को 45 मिनट्स हो गए ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो अच्छा खासा 40-45 मिनट्स और लगेंगे, तो आई गेस 2 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा मैं इस लेक्चर को।
तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बोला जाए बच्चों, और आप लोगों को फोकस दे दिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाए, तो मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ही तो ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसे पॉइंट्स को ट्रेस करने को बोलती हैं जिनका डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल होते हैं। तो मतलब सर कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक ऐसा कोई मूविंग पॉइंट ले लो h, के, इस मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकाल लो, और सर इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो। डायरेक्ट्रिक्स से कौन सा डिस्टेंस निकालोगे बताओ? डायरेक्ट्रिक्स से कौन सा डिस्टेंस निकालोगे? एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी है, जरा लेके चलता हूं आपको, ये चीज आपके दिमाग में आएगा डाउट, तो अच्छा हुआ मेरे को एंड में याद आ गया। जो भी आप ये पॉइंट्स ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट्रिक्स में से ये वाला डिस्टेंस ले रहे हो। डायरेक्ट्रिक्स से आप लोग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या ले रहे हो बेटा? परपेंडिकुलर ले रहे हो, ठीक है? ये जो डिस्टेंसेस हैं ये सारे के सारे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स से जो हम ये मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, ये चीज को ऑब्जर्व करना आप, ठीक है? तो अब अगर मैं आगे आ जाऊं इस वाले क्वेश्चन पे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, किस किस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है एक स्ट्रेट लाइन से, अगर वो वाला पॉइंट गिवन हो तो आप लोग बोलोगे सर हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा है। तो और कुछ नहीं करना, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, मतलब h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये तो हो गया इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, विल बी इक्वल टू, याद है किसी को कैसे निकालते थे? किसी को याद है? ये वाले पॉइंट्स आप लोग यहां रख देते थे। सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट्स हम लोग यहां रख देंगे, तो h माइनस 2k माइनस 6 ऊपर मॉड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 दैट इज 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो स्क्वायर कर लेना दोनों साइड पे, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो बेटा h और k में आप लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगी, और जब आप h और k को फाइनली x y से रिप्लेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीके से लोकस वाला क्वेश्चन था, और आप लोग एक्चुअली इस क्वेश्चन के थ्रू डिराइव भी करवाए कि सर पैराबोला की जो इक्वेशंस आपने डायरेक्टली लिख दी थी ना, वो आती कैसे होंगी, वो डिराइव कैसे होती होंगी? ऐसे ही होती हैं। एक हम लोग मूविंग पॉइंट ले लेते हैं, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और डायरेक्ट्रिक्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस, यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी लर्नड इन स्ट्रेट लाइंस, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको h और k में एक खूबसूरत रिलेशन मिलेगा, वही रिलेशन आप लोगों का पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रहा हूं, ये पैराबोला का क्वेश्चन है और ये आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच सकते हो आप लोग। मेरे को लगता है कि आप लोग सोच लोगे इसके बारे में, इतना कॉन्फिडेंस मैं रखता हूं। जो मेरे पेड के स्टूडेंट्स हैं वो तो फॉर श्योर सोच लेंगे, लेकिन जो पेड में नहीं है, देखो बेटा यही फर्क होता है एक्चुअली ना पेड लेक्चर्स और वाईटी में। पेड लेक्चर्स में मैंने एनसीईआरटी हर एक चैप्टर कोई सा भी हो, मैंने एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का बड़ा पढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई हैं, बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है। लेकिन यूट्यूब में क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हम लोग सबसे पहले वही ट्राई करते हैं कि यार बच्चों को जो स्कूल लेवल पर है, एनसीईआरटी लेवल पर है, पहले उतनी चीज़ें कवर करवा दे। फिर आप लोग अगर एक्स्ट्रा डिमांड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मना किसी चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन पेड में ये वाला फ़ायदा होता है कि आप लोगों का कोई सा भी गैप ना नहीं रह जाता, और स्पेशल मतलब इंट्रैक्शन से पता चलता है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो अब ये रिकॉर्डेड देखोगे, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी है तो आप लोग लेक्चर के बाद लिखोगे, फिर मैं रिकॉर्ड करने जाऊँगा, इतना टाइम लगेगा। पेड में बच्चों ने बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन देखा था, नहीं हुआ, मैंने उसी वक्त लाइव ले लिया और क्वेश्चन बच्चों को समझा दिया। तो ये कुछ फ़र्क है। चलो ठीक है, और ये वाला भी एक सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में भी, और कमेंट करके बताना कि आप लोग बना पाए या नहीं बना पाए। तो चलो चलते हैं यार अगले शेप के पास, दैट इज एलिप्स के पास। ठीक है, यहां से कहानी थोड़ी सी हमारी और खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि यहां वाली कहानी हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है। हमने सर्कल्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, पैराबोलिक शेप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लास 7 में आइडिया है, लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में हमको कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, हमको कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से पेशेंटली बेसिक लेवल से चीज़ें सिखा रहा हूँ, आराम से समझना। तो ये जो एलिप्टिकल शेप है, आप लोगों ने बहुत बारी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा होगा, 10th में भी ग्रेविटेशन का चैप्टर होता है, उसमें ही पढ़ा होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट।
तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है बेटा? ऐसा ऑर्बिट जो कि एलिप्स शेप का हो। अब आप लोग बोलोगे सर कि ऐसा लग रहा है कि हमने सर्कल को ना थोड़ा सा पिचका दिया है। बिल्कुल सही इमेजिनेशन है। आप लोगों का सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर मैं सर्कल को ऐसे थोड़ा सा पिचकाऊं सिमेट्रिकली तो भी एलिप्स बनेगा, ऐसे पिचकाऊं तो भी एलिप्स बनेगा। बहुत खूबसूरत चीज है ये। अब डेफिनेशन क्या होती है एलिप्स की? ध्यान से हम लोग देखेंगे तो एलिप्स ऐसे मूविंग पॉइंट्स को ट्रेस करने से बनता है। ध्यान से सुनना, एलिप्स ऐसे मूविंग पॉइंट्स को ट्रेस करने से बनता है, ऐसे पॉइंट्स जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से जब इन पॉइंट्स का सम करो, मतलब इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लो और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लो और सम करो, तो ये जो सम आ रहा है ना वो हमेशा आपको इक्वल दिखे। So an ellipse is set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points known as foci in the plane is a constant. The two fixed points are called the foci. तो ऐसे सारे पॉइंट्स जब आप विजुअलाइज करोगे, ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, जिनके डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स हमेशा आपको सेम दिखे, इक्वल दिखे। मतलब कहना क्या चाह रहा है बेटा? ये अगर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो P1 F1 प्लस P2 F2 विल बी इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 विल बी इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स आप विजुअलाइज करो जिनका सम फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स हमेशा सेम आने वाला है। जब ऐसे पॉइंट्स को आप ट्रेस करते हो तो क्या शेप मिलती है बेटा? एलिप्टिकल शेप मिलती है। इसको बोला जाता है एलिप्स। और इन दोनों फिक्स पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? फोकाई। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इनके बीच का ये डिस्टेंस होता है, जो इनके बीच का ये डिस्टेंस होता है, हमेशा ये छोटा होता है इन सम ऑफ डिस्टेंसेस से। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है ये। द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो मतलब ये जो दो फोकाएं हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा छोटा होगा इन सम ऑफ डिस्टेंसेस से, याद रखना। और आपको दिख भी रहा है एक तरीके से। ऐसा कुछ लग रहा है यार कि थोड़ी सी आप लोग को इमेजिनेशन करवाता हूँ कि आप लोगों ने दो कील यहाँ पर ठोक दी हैं और उस पर ना एक रबड़ बैंड, जैसे ये वाला रबड़ बैंड है देखो, है ना, जिससे मैं अपने बाल बांधता हूँ। मैंने क्या किया, इस रबड़ बैंड को ऐसे एक यहाँ से टांग दिया, यहाँ से टांग दिया, और फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके ना, ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे चलाता रहा। तो देखो ये और ये ऐसे 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 चेंज होगा तो क्या बनेगा? एक एलिप्टिकल शेप बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ट्राई किया है मैंने विजुअलाइज कराने की। चलो अब बेटा टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं एलिप्स से रिलेटेड, उसके बारे में जानते हैं। आपका जो फोकाई है, आपका जो फोकाई है वो जौन सी एक्सिस पे लाई करेगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा? मेजर एक्सिस बोलोगे। यहां पर आप लोगों को दोनों के दोनों शेप्स में जो आपके फोकसेस हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी जो एक्स एक्सिस हो जाएगी वो मेजर एक्सिस हो जाएगी दोनों केसेस में। आप इसको ऐसे कर दो तो आपको दिखेगा कि आपके फोकाई वाई एक्सिस पे चले जाएंगे, तो वहां पर वाई एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब इन फोकाई के बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंटर। सबसे पहले तो अगेन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स का मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटर होगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा, और जो हमारी एक्सिस होंगी, मेजर हो माइनर हो, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगी। तो आप लोगों को समझ आ गया कि आपके फोकाई जौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उसको आप मेजर एक्सिस बोल रहे हो। जैसे इन दोनों केसेस में हमारी मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, और जो दूसरी वाली एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? माइनर एक्सिस। आप लोगों का जो ये एलिप्स की शेप है ये आपकी एक्सिस से जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, लाइक पैराबोला, पैराबोला में याद है जो पैराबोलिक शेप है वो एक्सिस से जहां पर इंटरसेक्ट करती थी उसी को वर्टेक्स बोलते थे। तो आप लोग इस वाले पॉइंट्स को क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलोगे। ध्यान रखना, क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलोगे। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस में डिस्टेंस अगर आपको लिखना हो तो किसके बराबर आप लिखोगे? 2a के बराबर लिखोगे।
ठीक है, 2a के बराबर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा ये, बल्कि एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स से डिस्टेंस को हमने 2a बोल दिया। एक तरीके से सेंटर से एक वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो हमने a बोल दिया मेजर एक्सिस पे, और सेंटर से ये वाला बेटा वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, वर्टेक्स यही है। वर्टेक्स कहाँ होते हैं? मेजर एक्सिस पे होते हैं, ध्यान रखना। जो दूसरी वाली एक्सिस है ये माइनर एक्सिस है, तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोग 2b ले लेते हैं। ठीक है, 2b ले लेते हैं इसको, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं 2c। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ बातें दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप लोगों की जो एक्सिस होती है जिस पे आप लोगों के फोकाई लाई करते हैं, फोकस लाई करते हैं, वो आपके एलिप्स की मेजर एक्सिस बन जाती है। जैसे इस वाले केस में आपको दिख रहा है कि आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो फिर अब आपकी जो वाई एक्सिस है वो क्या बन जाएगी? माइनर एक्सिस बन जाएगी। आपके जो वर्टेक्स हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे। वर्टेक्स और कुछ नहीं होता, आपकी जो ये शेप है वो आप लोगों की एक्सिस के साथ जहां पर भी कटिंग कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो हो जाते हैं पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सेंटर से ये वाले पॉइंट को जब मेजर किया तो इसको हमने a बोल दिया। क्या बोल दिया? a बोल दिया। सेंटर से ये वाले पॉइंट को मेजर किया तो इसको हमने स्मॉल b बोल दिया, और सेंटर से हमने फोकाई को मेजर किया तो उसको हमने c बोल दिया। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बेटा देखो, आप लोगों को जो मैंने बताया ना, ये 2a है। 2a क्या है? और कुछ नहीं है बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल सकते हो आप। ठीक है, जो 2b है और कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। और ये 2c क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई है। तो अगर अब मैं 2a ना लेके आधा a ले लूं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। 2b ना लेके b ले लूं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? सेमी माइनर एक्सिस। और यहां पर c क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब इनके बीच में एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन हम लोगों को निकालना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, आराम से समझना कैसे निकलेगा। आप लोगों को पता है कि एलिप्स की डेफिनेशन ही क्या है? एलिप्स की डेफिनेशन ही क्या है? इन दोनों फिक्स पॉइंट से जब आप डिस्टेंस निकालोगे किसी भी पॉइंट का एलिप्स का, और इन दोनों डिस्टेंसेस को सम करोगे तो सेम आएगा। तो बेटा क्या ये O पॉइंट आप लोगों का एलिप्स पे लाई करता है? बताओ, क्या ये जो O पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्या ये एलिप्स पे लाई करता है? तो फटाफट से बताओ, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लोगों ने ये b लिखा है, ये c लिखा है, तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनका सम ऑफ डिस्टेंसेस करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। और अब आप लोग मेरे को बताओ, जो ये p पॉइंट है क्या ये भी एलिप्स पे लाई करता है? तो फटाफट से मेरे को बताओ, ये c है और ये वाला डिस्टेंस a है, तो इस वाले f1 से p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे सर c प्लस a। और f2 से p का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लोग बोलोगे सर ये वाला कैसे निकालूं? तो मैं बोलूंगा अच्छा a माइनस c नहीं हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर जो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इसको नोट मार करके अपनी नोटबुक में लिख लो कि आप लोगों का जो सम ऑफ डिस्टेंसेस होता है ना, फॉर दैट मूविंग पॉइंट दैट कंस्ट्रक्ट्स द एलिप्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो इसलिए नोट करके लिख लो। आप लोग अभी तक जो सम ऑफ डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, अगर इसको मेजर करना हो तो मेरे को अब वो मिल गया है हैक कि सर ये मैंने, क्योंकि क्या किया, सबसे सिंपलेस्ट केस लेके देख लिया, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 2a के बराबर आ रहा है। तो अब सिंपल सी बात बताओ, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको रिलेशन मिल गया, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो, सेमी माइनर, सेमी मेजर और डिस्टेंस ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर, इसी को एक और तरीका है लिखने का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर बेटा आप लोगों को कुछ चीजें इमेजिन करने के लिए बोली गई हैं, साथ में हम लोग इमेजिन करते हैं
स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। आप लोगों को ये चीज पता चल गई, अभी अभी हमने निकाला रिलेशन, ए बी और सी के बीच का रिलेशन हम लोगों ने निकाले, यानी सेमी माइनर सेमी मेजर और द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड द सेंटर के बीच का हमने रिलेशन निकाल लिया। अब अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इफ वी कीप ए फिक्स्ड, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, एंड वेरी सी फ्रॉम 0 टू ए, वेरी सी फ्रॉम 0 टू ए, तो क्या क्या चीजें हमको दिखेंगी देखते हैं। व्हेन सी इज इक्वल टू 0, जब यहां पर c को 0 डालोगे तो क्या a और b इक्वल दिखने लगेगा। अभी मैंने बताया कि यहां वाला और ये वाला जब इक्वल हो जाए तो एलिप्स क्या है, सर्कल की तरह है। एलिप्स क्या है, सर्कल की तरह है। तो जब आप लोगों के ये a और b मतलब सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, दैट बिकम सर्कल। मतलब सर्कल इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ठीक है, व्हेन c बिकम्स 0, मतलब आपके जो ये दोनों के दोनों फोकाई है ना, वो एक पॉइंट पे आके क्लैश कर जाते हैं, एक पॉइंट पे। क्योंकि देखो सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, एलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं 2 फिक्स पॉइंट को जब आप कोइंसाइड करा दोगे, कोलैप करा दोगे, तो एलिप्स से क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। केस 2 क्या है, व्हेन c इज इक्वल टू a देन b इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग जब c और a को इक्वल करोगे तो आपको पता है कि b 0 हो जाएगा। तो ये ना ऐसे, जब मतलब इसको आप जब इसके पास लेके जाओगे ऐसे, तो ये चपट जाएगा, ऐसे चपटा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, चपटा बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या बनेगा, रिड्यूसेस टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फोकाई। समझ आ गया, क्योंकि आपका b 0 हो जाएगा, तो ये वाली जो विड्थ है ये खत्म हो जाएगी ऐसे। चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोर्शन। तो अब आते हैं बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स पे। मैंने आप लोगों को बताया यार कि आप लोगों की एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है, मेजर एक्सिस आएगा तो आपके दिमाग में ए आना चाहिए, माइनर एक्सिस आएगा तो आपके दिमाग में बी आना चाहिए। तो जब भी आप लोगों को ऐसा एलिप्स ड्रॉ करने को बोले या फिर ऐसा एलिप्स विजुअलाइज हो, तो आपको पता है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड क्या होगा, अब ए होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस में ए आता है। तो आप लोग अपनी इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन क्या है, कहाँ से आती है, उन सबसे हमको मतलब नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपका एक्स मेजर एक्सिस है तो एक्स के नीचे ए होगा, अगर आपका वाई मेजर एक्सिस है तो देखो वाई के नीचे ए होगा, और बीच में प्लस का साइन है। कहानी क्लियर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये फ्लैट वाला एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब एक्स के नीचे माइनर वाला आ गया। तो अब मेरी एक्सिस क्या हो गई, मेजर एक्सिस क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो ऐसा वर्टिकल एलिप्स, इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी बोला जाता है, इसको वर्टिकल एलिप्स बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बेटा आप लोगों ने पैराबोला में एक नई चीज सीखी, लेटस रेक्टम। एलिप्स में आके अब एक और नई टर्म आ जाती है, एसेंट्रिसिटी। वैसे एसेंट्रिसिटी की बात हम लोग पैराबोला में भी करते हैं, लेकिन वो जब करते हैं जब हम लोग कंपटीशन के लेवल पे पढ़ते हैं। एसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन अभी आप लोगों को एसेंट्रिसिटी को ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। एसेंट्रिसिटी और कुछ नहीं है बेटा, इट इज सिंपली द रेशो of an ellipse. It is simply the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो एसेंट्रिसिटी और कुछ नहीं है, रेशो है जो आपका सेंटर और फोकाई के बीच का डिस्टेंस है उसका, दैट इज c डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस, मतलब डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस। तो एसेंट्रिसिटी क्या है बेटा, c बाय a के बराबर है। अब आप लोगों को पता है बेटा आपका c तो हमेशा a से छोटा ही होगा, बोलो हाँ या ना, c तो हमेशा a से छोटा ही होगा। तो क्या आपके एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब सिंस द फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम द सेंटर, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी द फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ae फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से देखो बेटा, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है ऑफ वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर, तो इट कैन बी रिटन एज e इंटू ए। मतलब अगर वो आपको एसेंट्रिसिटी दे दे और आपको सेमी मेजर एक्सिस दे दे, तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई मेरे को डिस्टेंस ऑफ फोकाई बता दो फ्रॉम वन ऑफ द सेंटर्स, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर्स बता दो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। ठीक है, अब यहां पर कुछ खूबसूरत ऑब्जर्वेशंस हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं।
एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप लोगों को पता है कि यार उसकी जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, लेकिन जहां पर आप लोगों को पता है कि जहां पर हमारे फोकाई लाई करते हैं उसको हम लोग मेजर एक्सिस बोल देते हैं, और जहां पर हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है लाइन इस फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन से, उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोल देते हैं। लेकिन दोनों एक्सिस के अबाउट ही हमारा एलिप्स सिमेट्रिकल होता है। सिंस इफ x, y इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, then minus x comma y, x comma minus y and minus x minus y are also points on the ellipse। ठीक है, जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं एक्चुअली स्ट्रिक्टली CBSE के करिकुलम को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जब ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाया है तो हमने JEE लेवल पे, NDA लेवल पे चीज़ें करी हैं, तो हम लोगों को इतनी, अभी मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ना इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों को पेरीमेट्रिक फॉर्म्स, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, टैंजेंट्स, नॉर्मल्स, ये सब तो आप लोगों ने यार अभी तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपके NCERT में ये सब है ही नहीं। तो एक्चुअली अगर NCERT का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा 30-40% भी कवर नहीं है जो आपका JEE लेवल पे सिलेबस है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको खुद से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बिकॉज एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अगर x, y लाई करता है, देखो यार इमेजिन करवा देता हूँ आपको, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर x, y है, तो आपको पता है यहाँ पर माइनस y होगा, माइनस x माइनस y होगा, यहाँ पर माइनस x, y होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x, माइनस y होगा, और यहाँ पर माइनस x माइनस y होगा। तो आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अगर एक पॉइंट का भी पता चल जाए तो 4 पॉइंट्स मैं अपने यहाँ विजुअलाइज कर सकता हूँ। उसके बाद आता है द फोकाई ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस, जो मैं बता चुका हूँ। द मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट्स on the axis of symmetry, that is major axis is along the x axis if the coefficient of x square has the larger denominator and it is along the y axis if the coefficient of y square has the larger denominator। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा मैं बोल दूं x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1, तो x square के नीचे आपको बड़ी टर्म दिख रही है, मतलब x क्या हो जाएगी, आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। जैसे मैंने बोला जहां पर a वो मेजर एक्सिस, x के नीचे a तो वो मेजर एक्सिस, y के नीचे a तो वो मेजर एक्सिस, और a क्या होता है, b से बड़ा होता है। तो आप लोगों को जहां भी डिनोमिनेटर बड़ा दिखेगा उसके ऊपर जो दिखेगा, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसके अलोंग हमारी मेजर एक्सिस हो जाएगी। सिंपल सी कहानी। अब आते हैं बेटा लेटस रेक्टम। अगेन जैसे पैराबोला में हम लोगों ने लेटस रेक्टम को डिफाइन किया था, हम लोग एलिप्स के केस में भी लेटस रेक्टम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगेन लेटस रेक्टम और कुछ नहीं है, द ऐसी आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, और इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे, जो कि फोकाई से होके गुजरती है और आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रही है। ठीक है, आपके मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रही है, तो हमको इसकी लेंथ बतानी है। अब आपको पता है कि ये की लेंथ और ये की लेंथ इक्वल है, तो किसी भी एक की लेंथ निकाल लो, और एक की लेंथ निकालने से बढ़िया सिर्फ ये ऊपर वाली लेंथ निकाल लो, उसको डबल कर देना। तो इसको हम लोग यार करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे डेरिवेशन आएगी नहीं एग्जाम में। आप लोग इसको अगर L मान लोगे तो देखो ये क्या है बेटा, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, C होता है ना, बोलो हाँ या ना, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, C होता है ना। तो ये वाला पॉइंट ना कुछ आप लोग ऐसे लिख सकते हो C, L टाइप का। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि ये वाला पॉइंट इस एलिप्स पे लाई करता है, तो आप लोगों को इक्वेशन पता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे लाई करवा दोगे, फिर आप एसेंट्रिसिटी का यूज़ कर लोगे। ठीक है, एसेंट्रिसिटी या फिर आप वो वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे जहाँ पर आप रिलेट करते हो। देखो ये जो C वाली चीज़ है, ये वाली C वाली चीज़ है, इसको आपको A और B में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि सर आपने ना अभी थोड़ी देर पहले हमको एक तीनों के बीच का रिलेशन लिखवाया था, जहाँ पे आपने बोला था कि जो C स्क्वायर होता है वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं C को रिप्लेस कर दूंगा A और B की टर्म्स में, तो वहाँ से मेरे को ना A और B की टर्म्स में लेटस रेक्टम मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, जो लेटस रेक्टम की वैल्यू होती है फॉर द केस ऑफ एलिप्स इट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो L की वैल्यू आएगी, स्मॉल l की वैल्यू आएगी, वो b स्क्वायर बाय a आई होगी, उसको डबल कर दिया होगा तो हमको 2b स्क्वायर बाय a मिल गया। ये रिजल्ट प्लीज़ अपने दिमाग में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलिप्स से रिलेटेड कुछ हमको बातें रिपीट कर लेनी चाहिए। लेटस रेक्टम की वैल्यू पता चल गई, एसेंट्रिसिटी क्या होता है c बाय a। ठीक है, और ए बी और सी के बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों पे बेस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे,
तो ये 3 फॉर्मूलाज आप लोगों को अपने जहन में रखने हैं। तो चलो भाई अब बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा एंड वाला शेप आ जाएगा हाइपरबोला। और हाइपरबोला में चीज़ें और ज़्यादा कम दी हुई हैं एनसीईआरटी में, वरना हाइपरबोला में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। बहुत सारे एसिम्पटोट्स वगैरह पढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं एसिम्पटोट्स। Find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the later sectum। सब पूछ डाला है उसने भाई। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है या फिर वाई स्क्वायर के नीचे। तो आप लोग बोलोगे एक्स स्क्वायर के नीचे, मतलब सर ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो यहां से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता चल गया। तो ये हमने निकाल लिया बेटा हमारा सेमी मेजर एक्सिस, ये निकाल लिया सेमी माइनर एक्सिस। लेकिन उसने बोला क्या है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब 2a की बात करी है। तो 2a क्या हो जाएगा बेटा 10, एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो ये हो जाएगा 2b यानी कि 6। क्लियर कहानी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ। तो चलो ये तो हो गए। अब एक काम करते हैं, फोकाई के बारे में बात कर लेते हैं। फोकाई क्या होता है बेटा बताओ। c,0 माइनस c,0 पे होता है ना फोकाई। तो आप लोगों को जब a और b पता है तो क्या आप c स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आप लोग बोलोगे सर c और कुछ नहीं था बल्कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। तो 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आपके जो फोकाई वाले पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4,0 और माइनस 4,0। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,0 और माइनस 4,0। वर्टिसेस की बात करें तो बेटा वर्टिसेस मैंने बताया था आप लोगों के, वर्टिसेस कहाँ लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। वर्टिसेस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं ऑफ द शेप एंड द मेजर एक्सिस। तो भाई मेजर एक्सिस आप लोगों को पता है क्या है 5,0 और माइनस 5,0, 10 ही तो लेंथ है ना, और ओरिजिन पे है ये। तो आप लोगों का जो वर्टिसेस हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे 5,0 और माइनस 5,0। उसके बाद बात करी है बेटा एसेंट्रिसिटी की। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a। तो c हमारा 4 है, a हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। यहां से वैसे आप c को सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हो, ठीक है। और आप लोग बस जब पॉइंट्स को मेंशन करोगे, फोकाई को मेंशन करोगे, तो दोनों फोकाई को मेंशन कर देना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली यहां पर ना c जो है एक लेंथ डिनोट करती है। सी वो पॉइंट कोऑर्डिनेट डिनोट नहीं कर रहा, सी एक लेंथ डिनोट कर रही है, इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। चलो तो अब आता है बेटा लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया आपको 2b स्क्वायर बाय a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर इज नथिंग बट 9 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस कम्स आउट टू बी 18/5, ठीक है। सबके सब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है पॉज करके, और ये सारे के सारे आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है। कहानी समझ आ गया सभी को। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग जोन से नोन वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं उसमें ले आएंगे। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। दोनों साइड पे 36 से डिवाइड कर दोगे तो राइट साइड में बना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। जल्दी से देख के बताओ x स्क्वायर के नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है या फिर y स्क्वायर के नीचे। आप लोग बोलोगे y स्क्वायर के नीचे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि y वाला जो होगा हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, एक वर्टिकल एलिप्स आप लोग इमेजिन करोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो भाई फोकाई अब हमारे y एक्सिस पे लाई करेंगे, ध्यान रखना किस पे लाई करेंगे y एक्सिस पे। लेकिन यहाँ से सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू देख लेते हैं, 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, इस बारी b हो जाएगा तो b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो फटाफट से c की वैल्यू बता दो। सर c की वैल्यू अभी भी सेम तरीके से निकलेगी क्या, आपने तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में बताई थी, यस, ठीक है। वो जो फॉर्मूला बताया था, जो रिलेशन बताया था, वो आप लोगों का
हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स दोनों के लिए डिफाइंड है, दोनों के लिए चलता है, ठीक है। तो आप लोगों का पता है सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। तो हमारे फोकाई वाले पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे बेटा, अब याद रखना प्लीज कि ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है। तो ये हो जाएगा 0, √5 और 0, -√5। वर्टिसेस की बात करूंगा, अगेन वर्टिसेस अब मेरे वाई एक्सिस पे हो जाएंगे, a, 0 माइनस a, 0। तो दैट मीन्स 3, 0 सॉरी 0, 3, 0, -3, 3, 0, 0 गलत बोल दिया मैंने, वाई एक्सिस पे है तो 0, 3 और 0, -3, ठीक है। उसके बाद आते हैं द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, दोनों निकाल चुके हैं। मेजर एक्सिस हो जाएगा बेटा 6 के बराबर और माइनर एक्सिस हो जाएगा 4 के बराबर। एसेंट्रिसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, c/a। तो √5 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार लेटेस्ट रेक्टम भी बताई दो यार। तो लेटेस्ट रेक्टम अगेन क्या हो जाएगा, 2b² a। तो b² मेरा क्या है बेटा, 4 के बराबर है, तो 2 × 4 8 बाय में a दैट इज 3। ओके जी, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे एलिप्स से, इससे ज्यादा आप लोगों को स्कूल लेवल पे चीजें नहीं पूछी जाएंगी, दिस इज माय गारंटी। आप लोगों को सारी चीजें निकालनी सिखा दी है मैंने कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स देखता हूँ, आप लोगों को होमवर्क में देना चाहिए या फिर खुद करवाना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-13, 0 एंड द फोकाई आर +-5, 0। तो यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये चीज़ दी हुई है, आप लोगों को पता है कि यार y 0 है, तो मतलब आप लोगों के हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा समझा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। और आपको ये दिया हुआ है बेटा 13, 0 और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 5, 0। तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, सबसे पहले तो रिलेशन यूज़ कर लोगे ए बी सी वाला और वहाँ से आप लोग b निकाल लोगे। तो आपको x² बाय a² + y² बाय b² = 1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 और 13 है ना, तो वो 12 हो जाएगा बस। तो आप लोगों का आंसर भी मैं बता ही देता हूँ वैसे क्या आएगा। तो x² बाय दिस 160, 13 का स्क्वायर इज 169, यस, प्लस y² बाय में 144 = 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कहानी, चलें भाई आगे। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यार देखो आप लोग यहाँ पर x² बाय a² + y² बाय b² = 1 लोगे और आप क्या करोगे, एक बारी xy की जगह ये डालना, एक बारी xy की जगह ये डालना, आपको दो चीजें मिलेंगी, दो इक्वेशंस मिलेंगी, क्योंकि a और b दो अननोन्स हैं आपके पास, इसलिए 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स को डाल के a और b की वैल्यू निकाल लो, फिर सब्स्टिट्यूट बैक कर दो, आपको आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी। चलो भाई, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। थैंकफुली मेरे गले ने मेरा अभी तक साथ दे दिया, वरना भाई मुझे लग रहा था कि आज तो मेरा गला जाएगा, क्योंकि रेस्ट हो नहीं पा रहा है गले का। अब आते हैं बेटा हाइपरबोला पे। तो एलिप्स और हाइपरबोला में ना एक चीज का फर्क है बस, जैसे एलिप्स में आप लोग सम ऑफ डिस्टेंसेस ले रहे थे ना, हाइपरबोला में डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस लेते हैं बस, ठीक है। तो हाइपरबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। तो बेटा देखो ये f1 और f2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने P3 को ले लिया, ये क्या है P3 है ना, P3 को ले लिया, तो P3 f1 माइनस P3 f2, P3 f1 माइनस P3 f2, और एक फिर यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा P1 f2 माइनस P1 f1। तो ये क्या होंगे बेटा, इक्वल दिख रहे होंगे, इसलिए आप लोग के ना पेयर में बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सारे सेट ऑफ पॉइंट्स ले लें जिनका जब हम डिस्टेंसेस निकालें, दो फिक्स पॉइंट्स और उनका डिफरेंस लें, तो हम लोगों को सेम मिल रहा है। तो हमको यहां पर भी एक ऐसा ट्रेस होते हुए दिखेगा, मतलब यहां पर भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉइंट के नजदीक हैं और इस पॉइंट के दूर हैं। सिमिलरली यहां पर भी हमको सेट ऑफ पॉइंट्स दिखेंगे, ट्रेस होता हुआ दिखेगा, जो कि इस वाले फोकस के नजदीक है और इसके दूर है, ठीक है।
आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आप लोगों ने अभी तक जैसी चीजें पढ़ी हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल क्या है, क्लोज्ड लूप है। एलिप्स देखा आप लोगों ने, एलिप्स भी क्लोज्ड लूप है। पैराबोला आप लोगों को पता है कि यार राइट साइड पे खुलता चला जाएगा, ऊपर खुलता चला जाएगा, नीचे खुलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स ट्रेस कर पाओगे। सिमिलरली आप लोग हाइपरबोला के साथ भी देखिए कि इसकी ये ब्रांचेस दो क्यों बन रही हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट के नज़दीक भी आप लोग ऐसे पॉइंट ट्रेस कर सकते हो और इस वाले पॉइंट के नज़दीक भी आप ऐसे पॉइंट्स को ट्रेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यहां पर जो डिस्टेंस है और यहां पर इन वाले पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है, वो अलग अलग है। जहां पर जो पॉइंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का, और यहां पर जो पॉइंट्स है उनका जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ये आपस में भी इक्वल है। इसलिए तो देखो ये चीज लिख रखी है, देखो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, बहुत आराम से समझना, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका P1 मेंशन्ड है, दिख रहा है ना, हाँ। ये वाला पॉइंट आपका P2 मेंशन्ड है, ये वाला पॉइंट आपका P3 मेंशन्ड है, ये आपका फोकस 1 और ये आपका फोकस 2। तो देखो क्या लिखा हुआ है, P1F2 माइनस P1F1, P1F2 माइनस P1F1 इज इक्वल टू P2F2 माइनस P2F1 इज इक्वल टू P3, मतलब इस वाली ब्रांच से यहां चले गए, P3F1 माइनस P3F2। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जो डिफरेंट ब्रांचेस पे हैं, इनका जो डिफरेंसेस है फ्रॉम दीज टू फिक्स पॉइंट्स, ये आपस में भी इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। तो ये जो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, अगेन हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, फोकाई बोल देंगे, फोकस बोल देंगे। आप लोगों की जो ये शेप है, ये आपकी एक्सिस से जहां पर इंटरसेक्ट करे, हमेशा ध्यान रखना, उसी को वर्टेक्स बोला जाता है। तो आपके ये वाले पॉइंट्स हो गए वर्टेक्स। आप लोगों के ये दोनों के दोनों फोकाई को मिलाती हुई जो लाइन है, इसका जो सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, उसको हम लोग सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बोल देंगे, ठीक है। और ये फोकाई से होती हुई जो ये एक्सिस जा रही है, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है हमारे हाइपरबोला को, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है, जो कि सेंटर से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बारी इसको रीड आउट भी कर देता हूं। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई of the hyperbola. The midpoint of the line segment joining the foci is known as center of the hyperbola. The line through the foci is called the transverse axis, and the line through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. The points at which the hyperbola intersects the transverse axis are called the vertices of the parabola. ठीक है भाई, इतनी कहानी सबको समझ आ गई, बेसिक टर्मिनोलॉजी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा कि ये जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस की बात हो रही है, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। जो ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस की बात हो रही है, किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले हम लोग जैसे वहां पर ABC को डिनोट करते थे, यहां पर भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो ये हमारे दो वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस है, लाइक इन एलिप्स, हम लोग इसको क्या लेते थे, 2a लेते थे ना। यहां पर भी हम लोग दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस देखो 2a ले रहे हैं। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं बेटा, 2c ले रहे हैं, ठीक है, 2c ले रहे हैं। और b क्या ले रहे हैं, b इस तरीके से ले रहे हैं कि हम लोग एक तरीके से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट सेगमेंट इसको बोल देते हैं, ठीक है। वी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई बाय 2c, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है इसको, बाय 2a, एंड वी डिनोट द क्वांटिटी b एज दिस। यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, b को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये वही रिलेशन है जो कि आपके एलिप्स में था, या फिर कुछ बदल गया है? बताओ। आप लोग वहां पर देखते थे कि आपका जो c होता था वो √a² माइनस b² होता था। यहां पर एक बारी c के बारे में बात करोगे तो आपको दिखेगा कि c², जब यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा b² प्लस a² हो जाएगा, b² प्लस a² हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, डिफरेंस आ रहा है ना। वहां पर आप लोगों ने देखा था कि जो आपका ये 2a था ना, वो एक्चुअली एलिप्स के केस में ग्रेटर देन 2c था, लेकिन यहां पर एक्चुअली आपका 2c ग्रेटर देन 2a है। इसलिए यहां पर ABC में जो रिलेशन है और वहां पर ABC में जो रिलेशन है, उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना। इस वाले केस में आप लोग b किस तरीके से डिफाइन करते हो, b को क्या बोला जाता है बेटा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब 2b को बोला जाता है। तो ये आपका माइनर हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ
आपका कॉन्जुगेट सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 2b, और b इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट दिस इज द रिलेशन दैट होल्ड्स। ठीक है, कहानी क्लियर। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब बेटा हम लोग वो डिफरेंसेस की जब बात करते हैं ना कि सर जो ये पॉइंट है, ये जो डिफरेंसेस हैं, जैसे एलिप्स में हमने 2a निकाला था ना, कौन से पॉइंट्स लेके, वर्टेक्स वाले पॉइंट्स लेके, तो एक्चुअली हम लोग यही पॉइंट्स लेके ना सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे सिंप्लीफाइड तरीका यहीं से आता है। और आपको पता है ये भी किसके बराबर आता है, जैसे वहां पर 2a आता था ना, यहाँ पर भी 2a आता है ये। क्लियर कहानी, बोलो इतनी बातें सबको समझ आ गई, कहानी क्लियर। तो कुछ भी फर्क नहीं है, बस सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे वहां पे डिफाइन कर रहे थे, वही सब चीजें कर रहे थे। लेकिन वहां पर हम लोगों को पता था कि वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है फोकाई के बीच के डिस्टेंस से, यहाँ पर हमारे फोकाई के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस से, तो प्लस माइनस का गेम हो जाता है बस। ठीक है, प्लस माइनस का गेम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो C है वो एक्चुअली ग्रेटर देन A है, वहां पर A ग्रेटर देन C होता था। उसके बाद लेकिन वहां पर जो हमारा सम ऑफ डिस्टेंसेस होता था 2a, यहां पर हमारा वो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं अगेन असेंट्रिसिटी पे। तो असेंट्रिसिटी जैसे वहां पर डिफाइंड होती थी, यहां पर भी डिफाइंड है, जस्ट लाइक एन एलिप्स द रेशियो E इज इक्वल टू C बाय A। ठीक है, C बाय A। जैसे वहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो C है वो A से छोटा है, लेकिन यहाँ तो C बड़ा है, तो असेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। एलिप्स के लिए जैसे लेस देन 1 होती थी, यहाँ पर वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ठीक है, सिंस C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, द एसेंट्रिसिटी इज नेवर लेस देन 1, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कहानी क्लियर। In terms of the eccentricity, the foci are at a distance of AE from the center। ये वाली बात भी पुरानी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़े से पॉजेज ले रहा हूँ बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, खत्म ही होने वाला है, तो इसको खत्म ही करते हैं। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर हो जाएगी छुट्टी आप लोगों की। तो अगेन यार आप लोग ना स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में जान लो। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे वहां पे प्लस होता था ना, यहाँ पर बीच में माइनस चलेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आप लोग अगर इस तरीके से हाइपरबोला को इमेजिन कर रहे हो, मतलब आपकी ब्रांचेस जो हैं, आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर वो एक्स एक्सिस है तो एक्स के नीचे आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और अगर आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो वाई के नीचे ए आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस दिख रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव में दिख रही है, तो आप ये चीज इमेजिन करोगे। वाई स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव में दिख रही है तो आप ये चीज इमेजिन करोगे। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यही चीजें यहां पर लिखी गई हैं। हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सेस, सिंस इफ एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन ये तीनों पॉइंट्स भी हाइपरबोला पे लाई करेंगे। पैराबोला की बोल रहा हूं, हाइपरबोला पे लाई करेंगे। द फोकाई आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे वहां पर मेजर एक्सिस होता था। इट इज अ पॉजिटिव टर्म whose denominator gives the transverse axis। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम लोग बोल देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी x एक्सिस है, अगर मेरी y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है तो मैं बोल दूंगा मेरी y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। Latus rectum of the parabola is a line segment perpendicular to the transverse axis through any of the foci, same concept, and whose end points lie on the hyperbola as ellipse। It is easy to show, same result है बेटा, same result। यहां पर भी लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय ए। ठीक है, 2b स्क्वायर बाय ए। चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं और फिर बेटा इस लेक्चर को ना एंड करूंगा मैं। Find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity, the length of the latus rectum of the hyperbola is this। तो देखो यार, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर यार एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है, मतलब हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अब आपको पता है यहीं पे ही हमारे फोकाई लाई करेंगे।
और यहीं पर ही हमारे वर्टेक्स भी लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फोकाई की बात करूं तो फोकाई कैसे निकालते थे, याद आ रहा है आपको? सबसे पहले तो उसको कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो आप लोगों को पता है कि यार यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 3 और बी की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। ए की वैल्यू आ रही है 3 और बी की वैल्यू आ रही है क्या, 4। अब इमेजिन करो कि ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी अगर एक्स एक्सिस है तो ऐसा और ऐसा कुछ आप लोगों को दिख रहा है। तो अब ये जो दोनों के दोनों वर्टेक्स होते हैं और जो दोनों के दोनों फोकाई होते हैं, दोनों के दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सर ने बोला था 2c होता है। दोनों के दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2a होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से पता चल गया कि भाई 2a की बात हो रही है, मतलब आप लोग अगर दोनों के दोनों वर्टेक्सेस के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आपका एक वर्टेक्स हो जाएगा 3,0 पे, एक हो जाएगा -3,0 पे, ठीक है। एक 3,0 पे, एक -3,0 पे। अब मेरे को फोकाई के लिए क्या चाहिए बेटा, c की वैल्यू चाहिए। फोकाई के लिए क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। c किसके बराबर होता है, अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था, प्लीज कंफ्यूज मत होना एलिप्स वाले केस में और हाइपरबोला वाले केस में। यहां पर आप लोगों का जो c आएगा वो ग्रेटर देन a आएगा, ठीक है। जो आपका C आएगा वो ग्रेटर देन ए आएगा। तो हम लोग B को डिफाइन करते थे ना, यहाँ पे याद रखना B को कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने। B को इस तरीके से कुछ डिफाइन किया था, क्या था क्या था क्या था, याद करो याद करो याद करो सर के साथ। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे ना हमारा C आपने बोला था कि बड़ा होगा A से, याद है। B को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते थे, क्लियर है। आपको मैंने जानबूझ के एज अ स्टूडेंट सोच के दिखाया कि आप लोग यहाँ पर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मत लिखना, वरना अंडर रूट के अंदर जो टर्म हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ से पता है कि बी स्क्वायर किसके बराबर है भाई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक्चुअली आपकी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 4, 5। तो आपके जो फोकाई हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे, 5,0 और -5,0। असेंट्रिसिटी की बात करूँ तो बेटा असेंट्रिसिटी क्या होती है, सी बाय ए। सी की वैल्यू आपकी 5 है, ए की वैल्यू आपकी 3 है, तो 5/3 हो जाएगा। लेटस रेक्टम की बात करूँ तो बेटा लेटस रेक्टम क्या होगा, 2b स्क्वायर बाय ए। तो आपका बी स्क्वायर क्या है बेटा, 16 के बराबर, तो 2 × 16 32 डिवाइडेड बाय में ए, दैट इज 3। दिस इज योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन यार आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, लेकिन यार ये सब क्वेश्चंस मैं आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी वाईटी भी लेनी है और आप लोगों की पेड क्लास भी है, वरना पेड क्लास आज भी कैंसिल करनी पड़ेगी। और पेड में मेरे को कवर करने हैं सिलेबस, अभी 1-2 चैप्टर कवर करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करना, आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के। तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। आप लोग अब कोनिक सेक्शन को लेके एकदम बेचिंत हो सकते हो, स्कूल लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और यही कॉन्सेप्ट्स आपको जानने ज़रूरी थे। तो इसलिए ये अगर मैं इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता तो बेटा 4 घंटे 5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं कोनिक सेक्शन समझाने के लिए, क्योंकि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म्स, टैंजेंट्स, नॉर्मल्स, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़नी पड़ती है, सम टूल्स वगैरह वगैरह, जो कि आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।